Friends, today we are going to start September 2020 NT exam. PYQ कोर्स में हम 2019 तक कर चुके हैं, तो ये 2020 का है. And first question is on your screen. Who among the following wrote Mazepa? ये Mazepa क्या है? It is a long narrative poem and it is based on the 17th century military leader of Ukraine. तो इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं. एक्चुअली जो माजेपा है, इसकी यदि हम कहानी देखें, द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1819. द पोएम वॉज रिटन बाय लॉर्ड बायरन. लॉर्ड बायरन का था. वी फाइंड दैट जो मजेपा है एंड चार्ल्स सेकंड कौन है? स्वीडिश किंग है. दे आर रिटर्निंग फ्रॉम द बैटल वेयर दे वर डिफीटेड बाय द रशियन आर्मी. रशियन आर्मी ने इनको जो है डिफीट कर दिया था. अब यहाँ पर वो कहानी सुनाते हैं, मजेपा अपनी कहानी सुनाते हैं, जहाँ पर ही वॉज अ पेज टू मजेपा वॉज अ पेज. कोर्ट में पेज थे. किंग जॉन किसके थे? किंग जॉन कश्मीर. ठीक है, इनके पेज थे. कहां पर? पोलैंड. एंड देयर ही फेल इन लव विद अ ब्यूटीफुल गर्ल. गर्ल क्या, वुमन हम बल्कि कहेंगे. और वुमन का नाम क्या है? वुमन का नाम है थेरेसा. हु इज थेरेसा? थेरेसा इज द पोलिश काउंटेस. अ मैरिड वुमन शी इज पोलिश काउंटेस. मैरिड वुमन है. तो बोथ ऑफ देम दे फेल इन लव, स्टार्ट मीटिंग ड्यूरिंग नाइट, having sexual encounter also. One day they were both captured red-handed. पकड़े जाने के बाद मोजेप्पा को क्या होता है? पनिशमेंट मिलती है, सजा मिलती है. और सजा क्या मिलती है? कि उनको नंगा करके, नेकेड, एंड ही वॉज टाइड टू अ स्टीड. स्टीड क्या होता है? अ वेरी फ्यूरियस हॉर्स. बांध दिया गया नंगा करके. एंड द हॉर्स वॉज लूजेंट. और ये कहा जाता है कि मजेपा ऑलमोस्ट डाइड ट्वाइस. 2 बार जैसे मार के वो बचे हैं. एंड ही वॉज अ गुड हॉर्समैन, ही वॉज अ गुड राइडर. तो ये पूरी कहानी है मजेपा. एंड इट्स अ लॉन्ग नरेटिव पोएम बाय लॉर्ड बायरन. पीबी शैली रोमांटिक पोएट है. वी नो वेरी वेल. ही इज नोन फॉर हिज प्रोमीथियस, अनबाउंड, डिफेंस ऑफ पोएट्री, और ओड टू वेस्ट विंड. और मेनली पीबी शैली का जो एक वाक है, जिसके लिए उनको ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था, नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म. रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, अनदर वाक. ही इज कंसिडर्ड अ रेवोल्यूशनरी पोएट. ही डाइड इन इटली बाय ड्राउनिंग. डूबने से इनकी डेथ होती है. मैरी शैली इनकी वाइफ का नाम था. हु इज फेमस फॉर हर नोवेल फ्रैंकस्टीन. H.T. Coleridge, you know very well, another romantic poet known for Biographia Literaria. Or where he differentiated in chapter number
क्या बोलते हैं इसको, 14th 13th एंड 14th प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन एंड फैंसी एंड इमेजिनेशन, फैंसी imagination. He is known for supernatural elements in poetry. Supernatural elements. एक इनका फ्रेज है willing suspension of disbelief. इन दिस वे हमने सिर्फ आंसर नहीं ढूंढना है, हर एक एस्पेक्ट को स्टडी करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिक्स हैं और उनके वर्क्स हैं। यस, अ डिफेंस ऑफ राइम, आस पोइटिका, टिम्बर और डिस्कवरीज और ड्रामेटिक पोएजी। यदि ध्यान से देखें तो इतना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, आस पोइटिका एवरीबडी नोज, रिटन बाय होरेस। ऑफ टिम्बर और डिस्कवरीज बाय बेन जॉनसन। ऑफ ड्रामेटिक पोएजी बाय ड्राइडन एंड डिफेंस ऑफ राइम बाय सैमुअल डेनियल। अब इसको आराम से हम लगा सकते हैं। डिफेंस ऑफ राइम जो है द बुक पब्लिश्ड इन 1603, और जो आपका डिस्कवरीज है पोस्टहुमसली पब्लिश, posthumously means after the death of Ben Jonson in 1640, 4 years after death. आस पोइटिका के बारे में क्लियरली नहीं कहा जा सकता। तो अब आप आंसर यदि देखेंगे तो आंसर हमारा क्या बनता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आस पोइटिका क्या है, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एपिशल, an epistle to Pisos. Where Horace divided the treatise in 3 parts. ठीक है, जिसमें आपका पोएमा, पोएट और ये 3 पार्ट्स टोटल हैं। और ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इट इज रिटन बाय जॉन ड्राइडन। Which British administration sought to make everything as English as possible in a country which resembles England in nothing? Recorded by Sir Thomas Munro. Sir Thomas Munro, he served in India, East India Company के टाइम पे। स्कॉटिश ही वॉज, सर्व्ड इन मिलिट्री। और ये उन्होंने किसके बारे में कहा है, ये क्या है, हमारे गवर्नर जनरल है लॉर्ड बेंटिंग, हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस एंड लॉर्ड वेल्जली। द स्टेटमेंट, अबव स्टेटमेंट बाय थॉमस मुनरो, इट इज अबाउट लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये किसके बारे में कहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जो है थॉमस मुनरो ने कहा है, जो कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हेन इंडिया वाज द कॉलोनी टू ब्रिटेन, ही सर्व्ड इन इंडिया। अगेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ chronology, the aspects of theory of syntax, the aspect of theory of syntax. The work is written by great linguist Noam Chomsky, who is known for his UG. UG means Universal Grammar. The book published in 1965, and the book is about generative grammar. Generative grammar. Mainly हमने क्या देखना है, year 1965. A course in general linguistics. It is a collection of lectures delivered by Ferdinand de Saussure
and after his death his disciples published his lectures in the form of a book, and the book came in 1916. He was a Swiss linguist. He is considered the father of structuralism. He gave the theory of semiology, propounded the concept of signifier, signified, diachronic, synchronic, सिंटैगमेटिक, पैराडाइमेटिक, ये सारे के सारे टर्म्स जो है ये हमें सोश्योर में मिलते हैं. सिमियोटिक्स एंड द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, इट इज बाय अम्बर्टो इको, द ग्रेट सिमियोटिशियन. अम्बर्टो इको कौन है? ये एक सिमियोटिशियन है, फ्रेंच है. और जो बुक है इट पब्लिश्ड इन 1984, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है ईयर में, क्योंकि क्रोनोलॉजी में लगाना हमने. तो हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स, हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स, अनदर लिंग्विस्ट J.L. Austin. द वर्क इज रिटन बाय J.L. Austin एंड द बुक पब्लिश्ड इन 1962. तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? बी. अब देखिए दो में बी है. सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा? सेकेंड नंबर पे आना चाहिए आपका डी. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. इन दिस वे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Which one of the following statements is appropriately true of Harold Pinter's play? Harold Pinter, the great playwright of England of 20th century, known for his जो मेजर इनके वर्क्स हैं, बर्थडे पार्टी, होमकमिंग, मेनली ये दो प्ले सबको पढ़ने चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है. हिज प्लेज आर नोन एज Comedy of Minas. The term was propounded by Irving Waddell. Actually, Irving Waddell borrowed this term from Campton's play और प्ले कौन सा है? प्ले है द ल्यूनेटिक व्यू. एंड इट हैज अ सब टाइटल ऑल्सो. सब टाइटल क्या है? अ कॉमेडी ऑफ मिनास. तो इन दिस वे द टर्म हैज बीन बोरोड फ्रॉम टॉमस कैम्पटन प्ले द ल्यूनेटिक व्यू, जिसका सब टाइटल है कॉमेडी ऑफ मिनास. और हैरोल्ड, ये क्वेश्चन कई बार नेट में पूछा गया है, हु कॉल्स हैरोल्ड पिंटर्स प्लेज एज कॉमेडी ऑफ मिनास? द आंसर वुड बी इरविंग वेडल. तो आंसर क्या होगा? इरविंग वेडल. तो कौन कौन से प्ले राइट है जो कॉमेडी ऑफ मिनास की कैटेगरी में आते हैं? नंबर 1 डेविड कैम्पटन, जिसकी अभी बात की हमने. नंबर 2 N.F. सिम्पसन. थर्ड वन इज पिंटर, हैरोल्ड पिंटर. और फोर्थ वन आप नाम ले सकते हो, नाइजल डेनिस. दीज आर द प्ले राइट्स हुज प्लेज आर नोन एज कॉमेडी ऑफ मिनास. अब बात करते हैं आंसर की. तो यहां पर वो कहते हैं कि मिनास इज इन द एयर बट इट इज नॉट पिन्ड डाउन और एक्सप्लेन्ड. ऑप्शन नंबर 3 इज द. अब मिनास क्या होता है? किसी को हार्म पहुंचाना वगैरह, उससे जो प्लेजर आता है, दैट इज नोन एज मिनास. ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. Which of the following poems by Philip Larkin? Philip Larkin कौन है? Philip Larkin is a movement poet.
The movement flourished in 1940s. It is also known as neo-romanticism, or you can call them neo-romantics. So Philip Larkin is known for his church-going deceptions और Whitsun wedding. तो ये सारी जो पोएम है ये फिलिप लार्किन की है, फेमस पोएम है। यहाँ पर है इवन सो डिस्टेंट आई कैन टेस्ट द ग्रीफ, ऑल द पोएम डिसेप्शंस, फेथ हीलिंग, सैड स्टेप्स एंड वाइल्ड ओट्स ऑल आर रिटन बाय लार्किन। लेकिन ये लाइन पोएम किस पोएम से ली गई है? द आंसर इज डिसेप्शंस। द पोएम कंटेन्स 2 stanzas. First stanza consisting 9 lines, second stanza consisting 8 lines. और जो फर्स्ट स्टैंजा है इट बिगिंस विद पैसेज फ्रॉम, किसके वाक से ये पैसेज लिया गया है? हेनरी मेहू। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हेनरी मेहू, एंड द वाक इज लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर। Faith healing is a poem where women are going to priest for praying, और सबको कुछ सेकेंड्स मिलते हैं प्रे करने के लिए। तो ये था आपका फिलिप लार्किन, ग्रेट मूवमेंट पोएट। Again there is a question of matching. Certain essays are there and essayist. On the artificial comedy of the last century, A Modest Proposal, Why I Write, and On the Cannibals. एक तो सबसे फेमस है जिसका सबको पता होगा, दैट इज A Modest Proposal. It is by Swift, जिसमें स्विफ्ट राय देते हैं कि जो चिल्ड्रन है ना, हेल्थी चिल्ड्रन, दे आर यू कैन से they can be sold for this so that they can earn something. It is a great satire, a social satire. It is Modest Proposal written by Swift. किसका है? ये स्विफ्ट का है। On the artificial comedy of the last century, it is by Charles Lamb. Charles Lamb, who is known for his essays of Elia, first published in 1823 and second edition came in 1833. लैम के साथ हम हैजलिट को भी पढ़ते हैं, और लैम की सिस्टर है मैरी लैम। शेक्सपियर चिल्ड्रन इनका ऐसे है। और यस, Why I Write. Why I Write, it is written by George Orwell. Dystopian novelist. Famous for Animal Farm and 1984. और उसके बाद आपका बचा है ऑन द कैनिबल, कैनिबल मैनीटर. इट इज रिटन बाय मिशेल दी मोंटेग्यू, कंसिडर्ड द फादर ऑफ एसे. तो इस तरीके से यदि हम देखेंगे तो हमारा जो आंसर बन के आता है, आंसर हमारा बनेगा दैट इज 2, ऑप्शन नंबर 2. जॉर्ज ऑरवेल का है
कहाँ गया, वाई आई राइट, ए का सेकंड हो गया, बी का 4, मोंटेग्यू का है आपका ऑन द कैनिबल्स, एंड चार्ल्स लैम आर्टिफिशियल कॉमेडी, जोनाथन स्विफ्ट मोडेस्ट प्रपोजल। जोनाथन स्विफ्ट इज नोन फॉर हिज गुलिवर ट्रेवल्स, मोडेस्ट प्रपोजल, सारे बहुत ही शानदार वाक इनके हैं। टेल ऑफ अ टब, बैटल ऑफ बुक्स, ऑल द स्टायर्स रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। मैं लिख भी देता हूं, गुलिवर्स ट्रैवल, 4 voyages, फर्स्ट लिलीपुट, ब्रोबडिंगनैग, थर्ड वन इज बालनीबाबी, जापान एंड लगूडा, एंड फोर्थ वन इज होइनमस। उसके बाद है मोडेस्ट प्रपोजल की बात हो गई है, अ टेल ऑफ टब, बैटल ऑफ बुक्स, ठीक। देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ असर्शन एंड रीजन। असर्शन है साइंस आर नेवर न्यूट्रल नोर इनोसेंट, नेवर न्यूट्रल नोर इनोसेंट। रीजन है इन ऑल केसेस साइंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सिस्टम्स दैट कन्वे सम मीनिंग। ठीक है, आर की तो बात बिल्कुल सही है। क्या ए उसका एक्सप्लेनेशन है? दैट इज अ क्वेश्चन। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि ये बात सही है कि जो साइंस है ना, दे आर ऑर्गेनाइज इनटू अ सिस्टम दैट कन्वे अ मीनिंग, लेकिन उसके साथ साथ दे आर नेवर न्यूट्रल नोर इनोसेंट, बिकॉज देर इज डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस इज डिफरेंस बाय जो कॉन्सेप्ट किसका है, ये दरीदा का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। असर्शन एंड रीजन के 4-5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसको ध्यान से करें, ध्यान से पढ़ें, देखें कि इसका मतलब क्या है। Again there is a question of matching 4 poets and 4 poems. The first one is Alastair. If you talk about Alastair, it is a beautiful poem by, आप कह सकते हो, शैली। शैली का पोएम है और जी इसमें इसका एक सब टाइटल है जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, द स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड, द स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड, द स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड। द वर्क इज बेस्ड ऑन रोमन mythology written by पीबी शैली। किसका लिखा हुआ है? शैली का लिखा हुआ है। एंड इट पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1860। सेकेंड वन इज कॉमिक। एक्चुअली देर इज अ पोएम ला बेली सैम्स डैन मर्सी। इट इज अ फ्रेंच फ्रेज जिसका मतलब है a woman without mercy. The poem is written by Keats और इसका एक जो कॉमिक वर्जन है ग्राफिक्स में वो है पीटर जूलियन का, जूलियन पीटर, सॉरी जूलियन पीटर। तो बेसिकली द पोएम इज रिटन बाय कीट्स। ये भी हो गया। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। There are 2 poems, Songs of Experience and Songs of Innocence, written by Blake, William Blake। किसका है? विलियम ब्लेक का है। Songs of Innocence published in 1789 and Songs of Experience published in 1794. Total 26 poems published in it, जिसमें चिमनी स्वीपर और ये सारी जो है
वो पोएम आती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है आपका द एक्सकर्जन। इट्स अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ प्लान टू राइट अ लॉन्ग पोएम, और वो पोएम थी रेक्लूज। और इसका जो सेकंड पार्ट था, वो इच्छा थी एक्सकर्जन को इसके सेकंड पार्ट के रूप में पब्लिश करें। रेक्लूज रिमेन इनकम्प्लीट, और एक्सकर्जन जो है फिर वो फ्रीली इंडिपेंडेंट वर्क के तौर पे छपता है। एंड इट पब्लिश्ड इन 1814, रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या बना। तो आप देख लीजिए, अलेस्टर का बनता है सी, ए का सी यहाँ है, बी आपका विलियम वर्ड्सवर्थ, बी का 4 नहीं, ये गलत हो गया, तो इस सेकंड वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए टेक्निकली हैंडल करें कि जैसे इसका तो सबको ही पता है लास्ट, या इनमें से किसी एक का तो सबको पता होगा। तो यदि हम शैली को लेके चलें तो दो में कॉमन है, दो में तो है ही नहीं, ये तो वैसे ही दौड़ से बाहर हो गए। अब दो में से एक 50% तो प्रोबेबिलिटी वैसे ही बन गई। इट इज ईजी। इस तरीके से करेंगे तो ईजी है, और इसको हवा बनाएंगे तो डेफिनेटली ये क्या है, ये फिर मुश्किल बन जाता है। अगेन देर इज अ क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन। स्टेटमेंट है कंजप्शन इज एन आउटकम ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड अ मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल प्लेजर। स्टेटमेंट सेकंड है देर आर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशंस बिटवीन सोशल स्टेटस एंड सच थिंग्स एज हाउसिंग स्टाइल्स, musical taste and food preferences. In the light of our statement, choose the correct both statement 1 and true. अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। अब देखिए फिर से पढ़ेंगे इसको। स्ट्रॉन्ग कंजप्शन इज एन आउटकम ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल प्लेजर। एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट इट। अब हम कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं, वो क्यों करते हैं? जो हमें पसंद होगी, हमारा इंटरेस्ट होगा, और उसका जो क्या है कंजप्शन, यूटिलिटी जब निकालते हैं, इकोनॉमिक्स का भी वैसे टर्म है कि जो प्लेजर उससे मिला है उसके ऊपर उसका यूटिलिटी बेस करता है। तो इट मीन स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है देयर आर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन सोशल स्टेटस एंड सच थिंग्स एज हाउसिंग स्टाइल। डेफिनेटली आपके घर से, पहनने ओढ़ने से, गाड़ी से, बंगले से, क्या है आज का जो मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी है उसमें उसका सोशल जो आपका स्टेटा है या स्टेटस है उसका और उसका सीधा सीधा संबंध है। एक रिच पर्सन होगा तो डेफिनेटली ही वुड गो टू होटल, रेस्टोरेंट्स, एंड डेफिनेटली ही वुड प्रेफर सम costly food. And if a poor person is there, तो he would prefer some cheap and you can say सस्ता type of the hotel or restaurant. So it means that definitely both the statements are absolutely correct. तो it means option number 1 is the correct answer. समझने के हैं, बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से सोच के यदि क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है। In anxiety of influence, which of the following definitions is given by Harold Bloom to explain the term clinamen? अब देखिए इनका एक बुक आता है, we are talking about क्या, yes, Harold Bloom, Anxiety of Influence. Anxiety of Influence, a book written by Harold Bloom that published in 1973. अब देखिए टी.एस. एलियट का एक एसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। द एसे पब्लिश्ड इन 1919 एंड देयर ही डिफाइंड ट्रेडिशन मीन्स द लिटरेरी ट्रेडिशन कि ईच एंड एवरी वर्क इज द पार्ट ऑफ दैट लिनेज एंड इट हैज अ रिलेशन एसोसिएशन विद द प्रीवियस वर्क्स। हैरोल्ड ब्लूम कहते हैं कि दिस रिलेशनशिप, दिस एसोसिएशन क्रिएट्स एंजाइटी कि भाई कुछ नया नहीं हो रहा है, ये तो क्या है, इन्फ्लुएंस है उसका, तो इट क्रिएट्स एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये दोनों को आप जोड़ के भी देख सकते हो। तो इसमें जो टर्म है क्लिनामैन, इसका मतलब क्या है हमारा, ये जो है क्वेश्चन है। तो इसमें आती है ये बुक में
जो आपका मतलब है इसमें मिस रीडिंग, मिस रीडिंग, और पोइटिक मिसप्रीजन, मिसप्रीजन। ऑप्शन नंबर 2 पोइटिक हाइपरबोल एग्जीग्रेशन, बहुत बढ़ा चढ़ा के। पोइटिक सब्लाइम, सब्लाइम आपको पता है ऑन सब्लाइम, सब्लिमिटी के लिए एक अटेनेबल जो है प्लेजर, एस्थेटिक प्लेजर है। तो इट मीन्स दैट पोइटिक मिसप्रीजन मीन्स a clinamen is a term used by Harold Bloom in The Anxiety of Influence, the book published in 1973, where one feels the influence of the previous authors or previous works. ऑलमोस्ट द सेम थिंग, हालांकि कॉन्टेक्स्ट अलग है, वहां पर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर इसको एंग्जाइटी बताया है। सेम थिंग टोल्ड बाय टी.एस. एलियट इन हिज एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट पब्लिश्ड इन 1919। तो हैरोल्ड ब्लूम जो है, जो न्यू क्रिटिक्स भी हैं, न्यू क्रिटिक्स को ये क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों करते हैं क्रिटिसाइज? ही कंसीडर्स ऑथर या रीड, ऑथर एंड रीडर, खासकर रीडर को जो, ऑथर को ये क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, जो कि न्यू क्रिटिक्स नहीं करते हैं। Believed that rhyme is not an integral part of poetry. William Wordsworth wrote preface to lyrical ballads. Preface to lyrical ballads published in 1800. Here he denounced rhyme and he accepted meter. तो ये तो बाहर हो गए, जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इस तौर से बाहर हो गए हैं। सेकेंड वन इज होरेस। होरेस कहते हैं कि भाई ये जरूरी है। होरेस जो है इसको, राइम को क्या है, मानते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स के ऊपर जोर देते हैं। सैमुअल डेनियल, सैमुअल डेनियल जो कि एक सोनेट सीक्वेंस भी लिखते हैं, तो ही ऑल्सो लाइक्स ब्लैंक वर्स एंड डज नॉट प्रेफर राइम स्कीम। फिलिप सिडनी, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि सिडनी जो है वो आपके पोइटिक्स बाय अरिस्टोटल और आस पोइटिका बाय होरेस उससे इन्फ्लुएंस्ड है। तो दैट्स वाई इसमें जो आपका एक तो क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, होरेस एंड फिलिप सिडनी, बी एंड डी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। फिलिप सिडनी का है अपॉलजी फॉर पोएट्री, it was written in the defense of poetry and there was an attack by Stephen Gossel। इसके डिफेंस में लिखा था। Who said of the blank verse, quoting an unnamed critic, that it is verse only to I, adding further that it has neither the easiness of prose nor the melody of numbers। ये कौन है जिनको ब्लैंक वर्स पसंद नहीं आई, जो ब्लैंक वर्स को पसंद नहीं कर रहे हैं? ड्राइडन, पोप, सैमुअल टेलर कोलरिज और सैमुअल जॉनसन। ड्राइडन, who is known for his heroic plays, some plays written in blank verse also, and poetic style also. Alexander Pope, who is known for his Rape of the Lock, Rape of the Lock, that is a mock epic. और जॉन ड्राइडन, मैक फ्लैकनो, एब्सोलम एंड अकीटुफल, और एक इनका प्ले है ऑल फॉर लव, औरंगजेब, सो मैनी प्लेज ही रोट।
सैमुअल टेलर कोलरिज, पोप की भी यदि बात कर लें तो एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, 1733, 1711। कोलरिज नोन फॉर पोइट्री, पहले भी बात हो चुकी है। सैमुअल जॉनसन हु इज नोन फॉर हिज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। He is considered a classical comedy dramatist। सैमुअल जॉनसन को जो है वो माना गया है। अभी इसका जो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज सैमुअल जॉनसन क्योंकि क्लासिकल हैं, और क्लासिकल हैं तो जिसमें होरेस और अरिस्टोटल वगैरह, तो वहाँ पर तो क्या है ब्लैंक वर्स यानी कि राइम को तवज्जो दी गई, तो ब्लैंक वर्स को तवज्जो नहीं दी गई है। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो है ये सॉरी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इट इज बाय बेन जॉनसन, सॉरी ये माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। हाँ, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हु इज नोन फॉर लाइव्स ऑफ पोएट्स, 1783 में बुक आता है, टोटल 52 पोएट्स हैं। एंड व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट लाइफ ऑफ मिल्टन, and there he gave his opinion on Paradise Lost। तो वहां पर जो ब्लैंक वर्स हैं उसके बारे में बोलते हैं कि नाइदर इजीनेस ऑफ प्रोज नोर द मेलोडी ऑफ नंबर्स, वर्स ओनली टू आई। ये मिल्टन को जब पैराडाइज लॉस्ट को एनालाइज करते हैं तब बोलते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो है लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट में। ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। मैं बेन जॉनसन और वो थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन हो गया था। Which two of the following dramatists are associated with the epic theatre? Epic theatre जो है the term by मार्टिन एस्लिन, टर्म किसने कोइनेज किया है, मार्टिन एस्लिन। If you have gone through formalism, तो देयर विक्टर सोलोवस्की propounded a term defamiliarization और estrangement। तो वही चीज ऑलमोस्ट जो है वो एपिक थिएटर में बर्टोल्ट ब्रेख्ट करते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि बर्टोल्ट ब्रेख्ट तो है ही, ये तो जो है इंग्लिश लिटरेचर का जो स्टूडेंट है सबको पता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बी जो है वो 3 में है, 1 2 3, इसमें से सिर्फ एक ही बाहर हो सकता है। तो ऐसे में अब हमने देखना पड़ेगा कि सेकंड कौन है। जो फ्रेंडो एराबल है, फ्रेंडो एराबल कौन है, फ्रेंडो एराबल इज अ फ्रेंच प्ले राइट एंड ही डज नॉट हैव एनी एसोसिएशन विद एपिक थिएटर, ये तो हो ही गई। आर्नोल्ड ब्रोनन कौन है, ही इज एन ऑस्ट्रियन प्ले राइट। playwright and he is known for his work Parricide। ये इनका सबसे फेमस प्ले है एंड द प्ले appeared in 1922 and he is associated with epic theatre। तो हमारा आंसर रहेगा बी एंड सी। जेम्स सॉन्डर्स ये इंग्लिश प्ले राइट है इंग्लैंड के, तो इनका कोई एसोसिएशन नहीं। एपिक थिएटर का मतलब है कि प्ले इज नॉट मियरली फॉर एंटरटेनमेंट and you cannot comprehend a play by completely involving in it। have a distance, एक डिस्टेंस बना के रखिए, पूरी तरीके से इमोशनल होकर उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, और यदि ऐसा होगे तो आप उसका जो मीनिंग है वो नहीं समझ पाओगे। और इसमें जो मार्क्सिस्ट एस्पेक्ट है सोसाइटी का वो आता है, जो आपका एपिक थिएटर है, मार्टिन एस्लिन का टर्म है, और ब्रेख्ट इसके ऊपर काम करते हैं। जो सबसे बड़े प्ले राइट हैं एपिक थिएटर वो है बर्टोल्ट ब्रेख्ट, काम ही इनका है यूं कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द
करेक्ट आंसर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है सर्टेन टर्म्स, तो टर्म्स को तो तब क्रोनिकल ऑर्डर में लगाएंगे जब पहले ये पता होगा कि हु कॉइन्ड दिस टर्म। ही और सी ऑफ पैराफ्रेज, द टर्म अपीयर्ड इन अ बुक द वेल रोट अर्न, the book published in 1947 written by Clint Brooks। A New Critic। Stream of Consciousness बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। Principles of Psychology, the book published in 1819 written by William James। Stream of consciousness technique was used by James Joyce। इनका जो वर्क है यूलिसिस बहुत ही फेमस है। वर्जीनिया वुल्फ वॉज देयर, हेनरी जेम्स वॉज देयर। तो ये सारे के सारे जो नॉवलिस्ट हैं दे यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, practical criticism is the name of the book also। The book published in 1929 by I.A. Richards, American New Critic। डीफैमिलियराइजेशन अभी जिसकी बात हुई थी 1920s का टर्म है बाय विक्टर सोलोवस्की, रशियन फॉर्मलिस्ट। तो इन दिस वे सबसे पहले आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, बी देख लीजिए। अच्छा 2 में है। तो दूसरे नंबर पे आएगा आपका डिफैमिलियराइजेशन, डी, माय गॉड ये भी सेम है। तीसरे नंबर पे आई ए रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे में देखिए 3 का जिसको पता होगा वही कर पाएगा, लेकिन आसान है। इसमें से देखिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म तो बहुत ज़्यादा आसान है। मेरे ख्याल से तो 4 जो ऑप्शन है सारे के सारे ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात थी नहीं। तो आई होप कि आप इजीली इसको कर लेंगे। Which two of the following works does Walter Pater? Walter Pater, who is associated with art for art's sake, romantic concept, there is an essay examples of great art in his essay style, Iliad by Homer, डिवाइन कॉमेडी दांते, और लेस मिजरेबल ये विक्टर ह्यूगो का नोवेल है जी, एंड फोस्ट ब्यूटीफुल वर्क बाय वैन गोथ, जर्मन है जी। हाँ, तो जो ग्रेट आर्ट की बात करते हैं उसमें इन्होंने किस किस को शामिल किया है, दैट इज अ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका बनता है कि इसमें एक तो आपका डिवाइन या कॉमेडिया हो ही गया, और दूसरा आपका बनेगा ये बी एंड सी, जो है बी एंड सी, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे कुछ टर्म्स हैं और उसके साथ में क्रिटिक है। द फर्स्ट वन इज लैंग्वेज डेथ। लैंग्वेज डेथ, एक्चुअली देयर इज अ बुक
द साइकिल ऑफ a Scottish Gaelic, the life cycle of a Scottish Gaelic in dialect. This is a book, and this book is written by Nancy Dorian. इनका करीबन 16 ईयर्स का रिसर्च है। जो स्कॉटिश डायलैक्ट्स हैं वो किस तरीके से एक्सटिंक्ट हुई, और वहाँ ये टर्म आती है लैंग्वेज डेथ, हाउ द स्कॉटिश लोकल डायलैक्ट्स एक्सटिंक्टेड। लिंग्विस्टिक साइंस, लिंग्विस्टिक की बात करें तो देयर इज ग्रेट लिंग्विस्ट फर्डिनांड डी सोसोर, जिन्होंने सिनक्रोनिक स्टडी से डाइक्रोनिक स्टडी की तरफ जो है शिफ्ट किया, यानी कि हिस्टोरिकल, जो अभी तक जो लैंग्वेज था उसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ में रखकर देखा जा रहा था, बट ही फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, प्रोल फर्डिनांड डी सोसोर, तो वो बताते हैं कि लैंग्वेज जो है वो पूरा एक साइन सिस्टम से बना हुआ है। अ होल स्ट्रक्चर इज देयर एंड स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी प्रेजेंट। साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, ये जो टर्म्स हैं कि एंड देयर इज नो वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, एंड द मीनिंग यू कैन से इज एसोसिएटिव। इट यू कैन से डिपेंड्स ऑन डिफरेंस, कि पेन इज पेन बिकॉज इट इज नॉट हैन। ये स्ट्रक्चरलिज्म यदि आप पढ़ोगे तो आपको वहां पता चल जाएगा। तो इट इज बाय सोसोर हो गया। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, अब लिंग्विस्टिक जो रिलेटिविटी है ये किसका कॉन्सेप्ट है? इफ वी टॉक अबाउट लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेयर एंड वोफ। स्पेयर एंड वोफ दो ये क्रिटिक हैं जिनके नाम है हाइपोथेसिस। तो ये किसका वर्क हुआ? ये हुआ एडवर्ड स्पेयर। अब तो एक ही रह गया, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल इज बाय पॉल ग्राइस, और पॉल ग्राइस का जो है ये वर्क रह जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मैचिंग, क्रोनोलॉजी, ये जो है 10 से 15 क्वेश्चन जो है हर बार आते हैं, तो बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को करते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इत्मीनान के साथ करने हैं। Which two of the following are the titles of the sections in Thomas D. Quincy's The English Mail Coach? Thomas D. Quincy English Mail Coach is an essay. He is known for the autobiography of an opium eater. An opium eater. It is written by Thomas D. Quincy. Or Knocking at the Gate of Lady Macbeth. It is also written by Thomas D. Quincy. ओपियम ईटर ये थे कोलरिज की तरह। तो इनका जो इंग्लिश मेल कोच है वहाँ पर जो 3 जो चैप्टर्स हैं, और ये ऐसे जो है 1849 में पब्लिश होता है। टोटल 3 पार्ट्स आर देयर। द फर्स्ट वन इज द ग्लोरी ऑफ मोशन, ये फर्स्ट पार्ट है, द ग्लोरी ऑफ मोशन। सेकंड है आपका द विजन ऑफ सडन डेथ, दिस इज द सेकंड पार्ट, विजन ऑफ सडन डेथ। और जो थर्ड पार्ट है जो इसमें नहीं दिया है वो है ड्रीम फिगरी। इसमें क्या है, उनके जो ओपियम खाने के बाद जो उनको ड्रीम्स आते हैं उसका एक्सपीरियंस ये शेयर करते हैं। सेकंड वन द विजन ऑफ अ सडन डेथ, वन नाइट व्हेन ही वाज you can say totally intoxicated by the consumption of opium,
and he had a special experience, night mail coach. It is explained, described in this part of the essay. And first one is glory of motion. He talks about the prevalent mail system in England. तो ये तीनों पार्ट है। तो अब देख लीजिए, दो तो हैं ही, तो ग्लोरी ऑफ मोबिलिटी, विजन ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ, इनको हटा दीजिए। ऑप्शन बी और सी देख लीजिए किसमें है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबथ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन ओपियम ईटर, ये भी जो है टॉमस डी क्विंसी का लिखे हुए हैं। क्वेश्चन बहुत बार आया है ये तो, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन ओपियम ईटर। कई बार स्टूडेंट्स जो है मिस्टेकनली इसको कोलरिज का मान लेते हैं, क्योंकि कोलरिज भी क्या थे, कोलरिज भी एक ओपियम ईटर थे। क्वेश्चन है स्टेटमेंट का, द ओरिएंटलिस्ट्स मीन्स ईस्टर्न इन ब्रिटिश इंडिया वर नॉट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इंडियाज एंसेंट लर्निंग। एक चीज, विलियम जोन्स थॉट दैट इन इमेजिनेशन, रैशोसिनेशन एंड फिलोसफी इंडियंस वर बाय नो मीन्स इंफीरियर टू यूरोपियंस। अब ये देखना कि इनमें से कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। ओरिएंटलिस्ट्स कौन है? ईस्टर्न, यानी कि हम। ऑक्सीडेंटल कौन होते हैं? वेस्टर्न। अब ये कह रहा कि ओरिएंटलिस्ट इन ब्रिटिश इंडिया वर नॉट सिंपैथाइज टुवर्ड्स एंसेंट लर्निंग, जबकि हम तो थे। इसको कौन नहीं मान रहे थे? देवर ऑक्सीडेंटल। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। विलियम जोन्स का मानना है कि इंडियंस वर नो मीन्स इंफीरियर टू यूरोपियंस, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा उन्होंने कहा था। इट इज जो है एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, सेकंड वन इज करेक्ट। ये तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट वन बोथ स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट वाइल द सेकंड वन इज करेक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ रीजन एंड असर्शन। असर्शन है, कहाँ गया? A research methods are a range of tools that are used for different types of inquiry. बिल्कुल जो है बात सही है। The tools used in research are products of the situations in which they are applied. In light of the statement, choose the correct answer from the option below. Research methods are range of tools. We are talking about research methods here. रेंज है ये टूल्स की, जो डिफरेंट टाइप्स की इंक्वायरी के लिए काम आता है। और जो टूल्स हैं रिसर्च आर प्रोडक्ट्स ऑफ द सिचुएशंस इन विच दे आर अप्लाइड, जिसमें वो अप्लाई होते हैं। दोनों बिल्कुल सही है, बात तो सही है, लेकिन इसका इसके साथ रिलेशन नहीं है। स्टेटमेंट तो सही हो गई दोनों, क्यों नहीं है? क्योंकि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मेथड्स एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टूल्स, जबकि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नो, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए हमारा ये 20 क्वेश्चन थे, तो 20 करके 5 पार्ट्स में हम इसको कवर करेंगे। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डील इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।